नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की। साथ ही लोगों से सार्वजनिक परिवहन चुनने की भी अपील की है। डीएमआरसी सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करेगा। तो वहीं अगर ग्रेप स्टेज 3 या उससे ज्यादा लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रिप प्रतिदिन चलाई जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है, यात्रा का समय भी बढ़ जाता है। डीएमआरसी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई नजर आई। यहां AQI 251 पर पहुंच गया, तो वहीं आनंद विहार में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली की यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल चुका है। भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आप सरकार पर 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरा। पार्टी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने का काम करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार को लेकर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई का सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली सरकार से 10 सालों का हिसाब मांगा। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पिछले 10 वर्षों में गोपाल राय और दिल्ली सीएम ने क्या किया है। AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स या यूं कहें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम AQI माना जाता है। अगर किसी जगह पर AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI खराब श्रेणी में माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब श्रेणी, और 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। भाजपा के दूसरे चरण का सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने मालाबार अभ्यास के सफल आयोजन के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को बधाई दी है। उन्होंने एक वीडियो साझा करके कहा कि इस तरह का संयुक्त अभ्यास इस बात का उदाहरण है कि कैसे नौसेनाएं संघर्ष को रोकने, भारत प्रशांत में स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करती हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी स्वाभिमान यात्रा के दौरान कटिहार पहुंचे। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक देश में हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल बांग्लादेशी घुसपैठ की सबसे बड़ी शरणगाह बन चुका है और यहां स्थिति धीरे धीरे कश्मीर जैसी होती जा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर जल्द ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम नहीं लगी तो सीमांचल को कश्मीर बनते देर नहीं लगेगी। साथ ही उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गिरिराज सिंह की यात्रा पहले चरण में सीमांचल में भागलपुर से शुरू होकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचकर समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात
है और सभी आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। आरोप है कि हामिद के परिवार और अन्य लोगों ने दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की और धार्मिक झंडे का भी अपमान किया, जिसके बाद यहां हिंसा की घटना हुई। तनाव के बाद रामगोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में जहां से दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के समय विवाद शुरू हुआ था, वहां सड़क किनारे बने घरों को पीडब्ल्यूडी ने पहले ही नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा था। नोटिस दिए गए घरों में बहराइच हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। रोड एंक्रोचमेंट में आ रहे मकानों को इससे पहले भी नोटिस दिया गया था। एक बार फिर बीते 17 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया, जिसके बाद विभाग घर गिराने की कार्रवाई कर सकता है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। यहां हाईवे पर एंट्री के नाम पर हर ओवरलोड वाहन से 5-5 हजार की अवैध वसूली की जाती थी। इस मामले में एंटी करप्शन टीम ने 7 अवैध वसूली करने वाले आरोपियों को जेल भेज दिया है, जो पुलिस, माइनिंग और परिवहन विभाग के एजेंट बनकर हाईवे पर खड़े रहते थे। यहां हर रोज 15 से 20 लाख से ज्यादा की अवैध वसूली की जा रही थी। मामले में पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी गठित कर पूरे मामले में जांच के बाद वसूली गैंग पर कार्रवाई की बात कही। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले की सुनवाई में देरी को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हिंदू पक्ष ने इस विवाद से जुड़े सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग भी की है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की तर्ज पर हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ में सुनवाई करने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका पर सुनवाई को लेकर असंतोष जताया। शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर विचार करने की बात कही। तमिलनाडु में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ जल नीट एकेडमी सेंटर में मारपीट की घटना सामने आई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामले को लेकर तिरुनेलवेली जिले के मेलपालियम पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई। आरोप है कि कोचिंग सेंटर के मालिक जलालुद्दीन ने बेरहमी से छात्रों की पिटाई की। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर के मालिक ने एक छात्रा पर जूता भी फेंका। शिकायत दर्ज होने के बाद मेलपालियम पुलिस ने केरल के रहने वाले जलालुद्दीन अहमद, कर्मचारियों और छात्रों से पूछताछ की। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख करेंगे एक्सप्रेस 100 का। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में 53 सवारियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में साइकिल सवार और 2 बस सवार भी की मौत हो गई। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने बताया कि दुर्घटना में घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत 55 लोग बस में सवार थे। वहीं एसपी प्राची सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के झालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की धुनों पर नाचते लोगों का ये दिलचस्प मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। कुल्लू दशहरा 7 दिन तक चलता है। उत्सव की शुरुआत 13 अक्टूबर से हो चुकी है और आज दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पर पहाड़ी नाइट होगी, जब हिमाचली कलाकार समा बांधेंगे। इसके साथ ही ढालपुर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुल्लू का दशहरा हिमाचल की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण मैक्सिको की यात्रा पर है। वित्त मंत्री ने आज मैक्सिको सिटी में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में शिरकत की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत मैक्सिको साझेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और अनुसंधान, 5G, AI और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से एक दूसरे के बाजारों में गहरी पैठ को प्रोत्साहित कर सकती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक पुलिस की तरह काम नहीं करता, बल्कि वो वित्तीय बाजार पर कड़ी निगरानी रखता है और जब भी जरूरी होता है नियामकीय कार्रवाई करता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का समय है और भारत की विकास गाथा अक्षुण्ण है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति अब लक्ष्य सीमा के काफी भीतर आ गई है, साथ ही इसके और कम होने की भी उम्मीद है। ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऐसा करना बहुत ही अपरिपक्व और बहुत जोखिम भरा होगा। खुदरा महंगाई अब भी बहुत अधिक है और भविष्य की मौद्रिक नीति आय के आंकड़े और बाजार के आउटलुक पर निर्भर रहेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा लाभ परिषद ने लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने को लेकर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के साथ कर्मचारी राज्य बीमा योजना को एक साथ लाने की मंजूरी दी है। ये फैसला चिकित्सा लाभ परिषद की 86वीं बैठक में लिया गया। आयुष्मान भारत PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। कमर्शियल खदानों की नीलामी के 10वें दौर के तहत बिक्री के लिए रखे गए 67 कोयला ब्लॉकों के लिए 44 बोलियां हासिल हुई, तो वहीं कुल 44 बोलियां भौतिक रूप से प्रस्तुत की गई। भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं का कुल निर्यात 2023-24 के दौरान बढ़कर 205.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 200.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत में कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं का योगदान 2/3 से अधिक रहा। साथ ही भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर 72% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख चालान मुद्रा बना रहा, जिसके बाद यूरो, रुपया और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान रहा। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे हफ्ते में कम हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 11 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान फॉरेक्स रिजर्व 10.746 अरब डॉलर से घटकर 690.43 अरब डॉलर रह गया। यह हाल ही के समय में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत में शादी विवाह से संबंधित उद्योग में व्यापक संभावनाएं हैं और ये आर्थिक वृद्धि को तेजी देने वाला एक प्रमुख चालक बनने के लिए तैयार है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि अगर 25 वर्ष और उससे कम आयु वाली आबादी पर विचार करें तो देश में लगभग 68 करोड़ लोग अगले कुछ वर्षों में शादी करने के लायक होंगे। भारत की आर्थिक वृद्धि रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से विस्तार को बढ़ावा दे रही है। आवासीय बाजार हर साल 25.6% की दर से बढ़ रहा है, जिसके 2029 तक बढ़कर 1.04 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। एयर इंडिया और विस्तारा की विलय की प्रक्रिया 12 नवंबर को पूरी होने वाली है और इस बीच एयर इंडिया ने साफ किया कि विस्तारा के रूट्स और समय सारणी के साथ साथ उड़ान के दौरान मिलने वाला उसका अनुभव आगे भी जारी रहेगा। एयर इंडिया के अनुसार विस्तारा की पहचान एक विशेष 4 अंकों वाले एयर इंडिया कोड से होगी, जिसकी शुरुआत अंक 2 से होगी। निजी क्षेत्र में के कोटक महिंद्रा बैंक ने विदेशी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 4100 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो को खरीदने की घोषणा की है। हालांकि बैंक ने सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया है। कोटक महिंद्रा बैंक इस सौदे के तहत विदेशी ऋणदाता के मानक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत व्यक्तिगत ऋणों को खरीदेगा। ये सौदा 3 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में मलावी के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज
लिलोंगवे में श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा आरती की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न करके स्वदेश के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर पीएम मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश युद्ध के लिए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रति चिंता जाहिर की, जो सराहनीय है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने लंबे संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को ही विकल्प बताया, जबकि पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन का युद्ध में साथ दे रहे हैं, जो सही नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने देश की विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यूएन में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर दूसरी समिति की सामान्य चर्चा के दौरान देश की सफलता का श्रेय सरकार के लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों को दिया। बांग्लादेश में गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई। आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4.17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से 6.5% आबादी गरीबी की गंभीर परिस्थितियों से जूझ रही है। नेपाल पुलिस ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने को संगठित अपराध और सहकारी फंड की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल बारिश के कारण रुक गया है। भारत ने सरफराज खान और ऋषभ पंत की शानदार शतकीय पारी से अपनी स्थिति मजबूत की। सरफराज ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा, जबकि ऋषभ पंत ने भी 50 लगाया। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे पहले मैच में 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने पुबुदु दास नायके को नेपाली टीम का मेंटर नियुक्त किया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहर कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन, 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पियाश विजेश के लिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में कोच के तौर पर ये पहला कार्यकाल होगा। पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली ने हिमाचल प्रदेश में रेसलिंग एकेडमी खोलने का ऐलान किया। ओडेंस में चल रहे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल्स की क्वार्टर फाइनल में PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का ने हराया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल अपने करियर के आखिरी मैच में डेविस कप में कोर्ट पर उतरेंगे। रियल मैड्रिड के दिग्गज फुटबॉलर किलियन एम्बापे ने सेल्ता विगो के खिलाफ अपने लीग मैच की तैयारी में जुटे। एम्बापे अपनी टीम के साथ मैदान पर पसीना बहाते नजर आए।
रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी ने एम्बापे पर लगे बलात्कार के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देने से किनारा किया। एंसेलोटी ने कहा कि वो अटकलों पर ध्यान नहीं देते। मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 के 6 दिवसीय उत्सव का हुआ आगाज। अंतरिम फेस्टिवल निदेशक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और कलात्मक निदेशक दीप्ति जी कुन्हा ने फेस्टिवल की शुरुआत की। मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का 2024 संस्करण 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। मामी फिल्म फेस्टिवल में शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायरेक्टर वासनवाला ने फिल्म जिगरा को लेकर कहा कि उनके लिए फिल्म बनाकर सिनेमाघरों तक लाना कभी आसान नहीं रहा। विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं और हैंडसम पुरुषों की लिस्ट जारी की गई। हैंडसम पुरुषों की सूची में शाहरुख खान ने 86.76% स्कोर के साथ 10वां स्थान हासिल किया। वहीं विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में दीपिका पादुकोण एकमात्र भारतीय हैं जो टॉप 10 में शामिल हुई। दीपिका ने 91.22% स्कोर के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया। अमिताभ बच्चन ने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर कार्तिक आर्यन और विद्या बालन अपनी फिल्म बुलबुलैया 3 को प्रमोट करने के लिए पहुंचे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हनिया आमिर ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि लोग उन्हें पाकिस्तान की आलिया भट्ट बुलाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने हॉलीवुड की सीरीज डून प्रोफेसी से डेब्यू किया। ये सीरीज 18 नवंबर को जियो सिनेमा में अंग्रेजी समेत कुल 7 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी की नई फिल्म पायर का विश्व प्रीमियर प्रतिष्ठित टैलेंट ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 28वें संस्करण में होगा। डेविड एटनबरो द्वारा लिखित सीरीज मैमल्स का 21 अक्टूबर को सोनी बीबीसी अर्थ चैनल पर प्रीमियर होगा। राज और डीके की आगामी वेब सीरीज रक्त ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम में अभिनेता विपिन शर्मा को कास्ट किया गया। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट ने घोषणा की कि आशिकी 3 बनाई जा रही है। आशिकी 3 की तीसरी किस्त का नाम आशिकी 3 नहीं बल्कि तुम मेरी पूरी कहानी होगा। और बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने ओटीटी डेब्यू किया। रिद्धिमा नेटफ्लिक्स का शो फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स शो में नजर आने वाली है। और खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की तमाम खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए आप खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहेंगे और एक एक खबर से अपडेट भी रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।